वेलकम प्यारे बच्चों, मैं के वर्मा रियल एजुकेशन प्लानिट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि रियल एजुकेशन प्लानिट के माध्यम से वर्चुअल कनेक्टिविटी से हम आपको क्लास 9 के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कराएंगे, क्लास 10 की भी हम यही वाले सब्जेक्ट कराएंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर फर्स्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा भी है और कुछ अच्छे पॉजिटिव फीडबैक भी आप लोगों ने हमें दिए हैं। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लासेस में हमने जितना भी पढ़ा था उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आप लोगों की आज के लेक्चर के लिए अच्छी समझ विकसित हो जाए। तो पिछले लेक्चर में हमने आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि रियल नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रेशनल नंबर, सेकंड इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर 9th क्लास के सिलेबस में है नहीं है, तो उसके बारे में हम अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको उसके बारे में समझा भी दिया था कि इरेशनल नंबर किस टाइप के नंबर होते हैं। उसमें पाई आता है, √3, √2, √5, मतलब जो हमारे प्योर रूट नंबर ना होते हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में हमें यहाँ पे कोई ऐसा डिस्कशन करना भी नहीं है और आपको जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स के कुछ टाइप बताए थे, जिसमें हमारा नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर्स आते हैं, नॉन इंटीजर्स आते हैं। ये सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर में जो नॉन इंटीजर होता है, इस नॉन इंटीजर को ही हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को हम फ्रैक्शन को हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकला था कि डेसिमल को भी या फ्रैक्शन को कह सकते हो या नॉन इंटीजर्स को कह सकते हो। बेसिकली जो मेनली कहा गया है वो डेसिमल के बारे में कहा गया है कि डेसिमल को यहां से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता था हमारा टर्मिनेटिंग, सेकंड होता था नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर हमने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर हमने यहां से आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज रिपीटिंग, सेकंड इज नॉन रिपीटिंग, ठीक है। आफ्टर देन यहां से हमने आपको एक कंक्लूजन क्या निकाल के दिया था कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं, ना तो उसमें किसी नंबर की रिकरिंग होती है और ना ही वो कभी भी हमारे टर्मिनेट नहीं होते हैं, वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और यही हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि किन नंबर को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, वो इरेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, रिपीटिंग नंबर्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज प्योर रिपीटिंग, सेकंड इज मिक्स्ड रिपीटिंग। प्योर रिपीटिंग में क्या था? प्योर रिपीटिंग में जो डेसिमल नंबर होते हैं उनकी रिकरिंग यानी कि उनकी रिपीटिंग डेसिमल के जस्ट बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। बट मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं था। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या था कि डेसिमल के बाद एक डिजिट हो या दो डिजिट हो या तीन डिजिट हो या चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, इनके बाद नंबर्स की रिकरिंग स्टार्ट होती है, यानी कि नंबर्स की रिपीटिंग स्टार्ट होती है। पिछले लेक्चर में हमने आपको यहां तक सारी चीजें पढ़ा चुके थे। आशा करता हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। जिस किसी स्टूडेंट ने, जिस किसी बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है, आप पहले पहला लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ही आपको सेकंड लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि प्योर रिपीटिंग नंबर्स को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करेंगे और मिक्स्ड रिपीटिंग नंबर्स को भी हम फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो पहला हेडिंग डालते हैं हम, प्योर रिकरिंग कैन बी रिटर्न, प्योर रिपीटिंग कैन बी रिटर्न इन P अपॉन Q फॉर्म, या इसको बोल सकते हैं हम फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं हम? फ्रैक्शन।
मतलब ये है प्योर रिपीटिंग नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आज हमें ये सीखना है। तो इसके लिए हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 0.3 बार, सेकेंड इज 2.52 बार एंड थर्ड इज 0.768 बार। तो इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में किस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। हमने आपको क्या बताया था, 0. अगर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, यदि 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये क्या होता है 0.3333, ये हमारा इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। इसी तरीके से 2.52 52 52 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि 5 और 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। नाउ 0.768 768 768 एंड सो ऑन। अब हमारे पास नंबर्स क्या आ गए, 0.333 2.5252 0.768 768। इन नंबर्स को हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। और इसी तरीके के हमारे एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं सिर्फ शॉर्ट मेथड है, सिर्फ शॉर्ट मेथड है कि इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में किस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वाला मेथड करना नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। जब क्वेश्चन पे आएंगे तब आपको क्वेश्चन के तरीके से बताया जाएगा किस तरीके से इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, डेसिमल के बाद केवल 3 नंबर है, यानी कि 3 नंबर के बाद है, यानी कि केवल एक डिजिट है। कितना डिजिट है? एक डिजिट है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं 3 यानी कि P, यानी कि न्यूमिनेटर में हमने 3 लिखा और अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार है या जितने डिजिट के ऊपर बार है, तो कितने डिजिट के ऊपर बार है, केवल 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो क्या लिख देंगे इसको, 3/9। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही हमारे क्या आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? उतने ही 9 आ जाते हैं। तो हम यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो कितना आ गया, 1/3। सॉरी, क्या आ गया, 1/3। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 0.3 बार को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 1/3। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से ये फ्रैक्शन में एक्सचेंज करना आ गया होगा। नाउ हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 2.52। 2.52 के ऊपर क्या है, बार है। 52 के ऊपर क्या है, बार है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे 252 लिखा, 252 और बार कितने के ऊपर है, केवल 2 डिजिट के ऊपर है। तो अपॉन में क्या लिख देंगे हम, 99। क्या लिखेंगे यहां पे हम, 99। इसी तरीके से हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 0.768। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 768 अपॉन कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो कितने 9 आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे। इस तरीके से इसको हमने फ्रैक्शन में एक्सचेंज कर दिया, इसको भी हमने फ्रैक्शन में एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, मैं समझता हूं कि यहां तक आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे मिक्स्ड रिपीटिंग नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। ओके, नाउ अब हमें लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, या फिर क्या बोलते हैं इसको, हम मिक्स्ड रिपीटिंग नंबर्स को एक्सचेंज करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। तो इसके लिए हम भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं 0.27386, यहाँ पर हमने 386 के ऊपर बार दिया है, और यहाँ हम ले लेते हैं 0.643429। यहां पर हमने चलो इतना ले लेते हैं, इन 9 नंबर्स के ऊपर बांट दिया है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने आपको बताया था कि मिक्स्ड रिपीटिंग नंबर्स वे नंबर होते हैं
जो डेसिमल के जस्ट बाद नंबर्स की रिपीटिंग ना करते हो। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम किस तरीके से P/Q की फॉर्म में लिखेंगे? जो नंबर है वो पूरा का पूरा एज इट इज ऐसा का ऐसा ही हम लिख देंगे। 2 7 3 8 6। क्या बताया था हमने प्योर के लिए? जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने ही अपॉन में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो कितने नंबर है? 1 2 3। तो कितने 9 आ जाएंगे? 3 9 आ गए। अब डेसिमल के बाद जितने नंबर्स बचे हुए हैं यानी कि जिनके ऊपर बार नहीं है, तो कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? यहां पर 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, 2 और 7। तो इतने ही हम क्या लगा देंगे वहां पर? इतने ही वहां पर हम 0 लगा देंगे। 1 0 2 0 हो गया फ्रैक्शन में एक्सचेंज। समझ आया ना? समझ आया ना? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। इसी तरीके से इसको भी हम लिखेंगे 6 4 3 4 2। अपॉन में कितना लिखेंगे? कितने 9 आएंगे? बताओ कितने 9 आएंगे? गुड, 9 और 0 कितना आ जाएंगे? 1 2 3। कितने नंबर बचे हुए बाहर से? 3 नंबर्स बचे हुए हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन में एक्सचेंज हो गया। ठीक है ना? बस इतना ही था। मिक्स्ड रिपीटिंग नंबर्स को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करेंगे या फिर प्योर रिपीटिंग नंबर्स को फ्रैक्शन में किस तरीके से एक्सचेंज करेंगे। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? नाउ अब मूव करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर कि इस चैप्टर से हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बड़े इजी क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन हम उन क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो क्वेश्चन कभी कभी हमारे एग्जाम में क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़नी है जिससे कि कोई नंबर हमारा कट जाए। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वलेंट ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर। कुछ रेशनल नंबर्स के जो कुछ दिए गए रेशनल नंबर, अभी मैं आपको यहां लिखूंगा 2-3 क्वेश्चन, तो उनका हमें क्या फाइंड करना है? इक्वलेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इक्वलेंट फाइंड करना है। इक्वलेंट का मतलब जैसे कि हम समझ सकते हैं, नाम ही आ रहा है इक्वलेंट, यानी कि जो इक्वल हो, यानी कि वो नंबर्स क्या हो? इक्वल हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर भी आए हैं, फिर भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ रिमाइंड करा देते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 1/2 और एक क्वेश्चन लेते हैं हम 0.1 और एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर लेते हैं 3। आप देख रहे होंगे मैंने आपको क्या कहा कि रेशनल नंबर्स का इक्विवेलेंट नंबर लिखना है। अब आप यहां पर देख रहे हो कोई रेशनल नंबर, अगर आप अपने एक नजर से देखें, अपने नजरिए से देखें, तो आपको यहां दिखाई देगा केवल एक ही रेशनल नंबर है। बट मैं आपको बताऊंगा कि ये भी हमारे रेशनल नंबर है। थोड़ा सा पिछला जो हमने पढ़ रखा है वो भी हमारा रिकॉल हो जाएगा इन क्वेश्चन के थ्रू। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 1/2 का क्या लिखना है हमें? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है अगर उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, इक्विवेलेंट नंबर निकालने के बाद, तो उसका आंसर हमारा क्या आ जाना चाहिए? 1/2 ही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम लिखते हैं 1/2। हमने क्या लिखा? 1/2। अगर मैं ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा दूं और नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो क्या इस 1/2 के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1/2। अगर हम ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं जिससे हम नीचे करा रहे हैं, तो इस तरीके के नंबर्स हमारे क्या आ जाते हैं? वो इक्विवेलेंट नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/2। लेकिन आप कहोगे सर 1/2 था, तो इसीलिए हम 1 से मल्टीप्लाई ना करा करके हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 1 × 2, जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 2 से ही कराएंगे। तो आप देखोगे 1 2 जा 2 and 2 2 जा 4। अब आ गया है 1/2 का इक्विवेलेंट। चेक करते हैं क्या है या नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था? किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट नंबर निकालने के बाद अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए, कन्वर्ट किया जाए कैंसिल आउट करके, तो आंसर हमारा क्या आ जाना चाहिए? जो क्वेश्चन में था वही आ जाना चाहिए। तो यहां से देखते हैं 2 1 जा 2 and 2 2 जा
4। हमने क्या देखा, 1/2, इसका आंसर वही आ गया जो हमारे पास था। ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका एक इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/4। 2/4। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में कह देगा कि इस नंबर के 2 इक्विवेलेंट नंबर फाइंड कर दीजिएगा, 3 कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा, 5 कर दीजिएगा, या हो सकता है कभी कभी 10 भी फाइंड करा ले। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं नहीं समझता कि 5 या 6 से ज्यादा वो इक्विवेलेंट नंबर आपके फाइंड कराएगा। और जब भी अगर 5 या 6 इक्विवेलेंट नंबर फाइंड कराएगा तो आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा कम से कम 3 मार्क्स में। अदरवाइज 2 फाइंड कराएगा तो हो सकता है 2 नंबर का आ जाए, और 1 फाइंड कराएगा तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी। तो हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ना नहीं है जो एग्जाम में आए और हमसे ना हो। तो इसका ही हम एक और इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 1/2। पहले हमने किससे मल्टीप्लाई कराया था, 2 से। इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से। जब ऊपर 3 से कराएंगे तो नीचे भी 3 से कराएंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा 6। जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6, तब भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। अब कहते हो आप सर एक और बता दीजिएगा, तो 1 × 4 से भी करा सकते हैं, सॉरी 2 × 4 से करा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 4/8। इसको भी अगर हम सिंपलेस्ट करते हैं तो 1/2 की ही फॉर्म आएगी। अगर हम किसी नंबर्स को क्या नेगेटिव नंबर से निकाल सकते हैं, तो नेगेटिव नंबर से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या था 1/2, इसकी मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं, -5 से, तो नीचे भी किससे कराएंगे -5 से कराएंगे। ऊपर कितना आ जाएगा -5, नीचे कितना आ जाएगा -10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा तब भी क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 1/2 ही आ जाएगा। तब भी हमारा क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। फटाफट पे इस पहले क्वेश्चन के जितने हमने इक्विवेलेंट निकाले हैं इन सबका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0.1। कितना है 0.1। 0.1 हमें पता है कि इसको हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको फ्रैक्शन में एक्सचेंज करना पिछली बहुत सारी क्लास में आप सीख करके आए हो। जब डेसिमल हो तो डेसिमल के बाद वाले नंबर को या पहले नंबर को ऊपर लिख लेते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास 0 से पहले कुछ है ही नहीं है तो 1 है। और अपॉन में कितना आ जाएगा, जितने डेसिमल के बाद नंबर होते हैं, जितने डेसिमल के बाद नंबर होते हैं उतने नंबर्स हमारे कहा जाते हैं नीचे आ जाते हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चों मेरा पानी पी लें। तो अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। P/Q में लिखना है, P/Q वाले नंबर्स को हमें इक्विवेलेंट नंबर में एक्सचेंज करना है। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल सेम इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। 1/10 मल्टीप्लाई एक बार 2 से कर दो तो नीचे भी 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/20 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका 1/10 आ जाएगा। 1/10 को आप फिर से 0.1 में कन्वर्ट कर सकते हो। जब इसका एक और इक्विवेलेंट नंबर लिखना हो तो 1 की मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई भी कराएंगे, इस बार 4 से करा देते हैं तो कितना आ जाएगा 4/40 आ जाएगा। आप इस तरीके से और भी कई सारे इक्विवेलेंट नंबर फाइंड कर सकते हो। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है ओनली 3। जब हमने आपको बताया था कि इंटीजर्स नंबर, अगर कोई इंटीजर नंबर हो तो वो इंटीजर नंबर पार्ट किसका होता है, रेशनल नंबर का ही पार्ट होता है। वो पार्ट किसका होता है, रेशनल नंबर का ही पार्ट होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। अगर इस 3 के अपॉन में मैं 1 लिख दूं, क्या इस 3 की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या इस 3 की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। अब ये हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा गया है। तो अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। 3 को मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम 2 से, 1 को भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम 2 से, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6, नीचे कितना आ जाएगा 2। अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। कोई और इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करना हो तो 3 की मल्टीप्लाई हम 5 से करा सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई भी हम 5 से करा सकते हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा 15/5। 5 से 15 को कैंसिल आउट करेंगे तब भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इक्विवेलेंट नंबर अगर आपका कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो 1 नंबर में आए, 2 में आए, 3 में आए या 5 में आए, आप बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है,
फटाफट इस सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार, फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, ओके। और किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक। मतलब क्या करना है, कुछ दिए गए रेशनल नंबर को सिंपलर फॉर्म में हमें लिखना है। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया 10/20। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा क्या लें, -15/-45। एक नंबर और ले लेते हैं 8/3। एंड एक क्वेश्चन लेते हैं 6। इन सारे नंबर्स को हमें सिंपलर फॉर्म में एक्सचेंज करना है। सिंपलर फॉर्म बार बार मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो से पहले, मतलब अभी कुछ टाइम पहले बताया सिंपलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना। तो बहुत इसी क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं, ऑप्शनल में भी आ जाते हैं। तो हमें कोई भी एक नंबर कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़नी है कि मैथ में तो हमारा एक नंबर भी कटने ना पाए, ठीक है। तो सिंपलर फॉर्म के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन जब करते हैं कितना है 10/20। तो यहां हम देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। यही 1/2 फॉर्म जो होती है, इसी फॉर्म को हम सिंपलर फॉर्म कहते हैं। कुछ समझ आया? शायद अभी कुछ डाउट मन में होंगे। तो सिंपलर फॉर्म का मतलब जो होता है, जो P होता है यानी कि न्यूमिनेटर, जो Q होता है यानी कि डिनोमिनेटर, इन दोनों नंबर्स में, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, केवल एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, और वो कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल 1। क्या होता है? ओनली 1। हम अगर ऊपर 1 के फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा भाई, 1 × 1। 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 1। तो क्या कॉमन आ रहा है यहां पर, केवल 1 कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके की फॉर्म जिसमें केवल 1 के अलावा कोई अदर नंबर या अदर डिजिट कॉमन ना आए, यानी कि उसका फैक्टर कॉमन ना आए, तो उस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिंपलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपलर फॉर्म बोलते हैं। ये अगर आपका एक नंबर में आता है, ये अगर आपका एक नंबर में आता है क्वेश्चन, तो आप केवल यहां तक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आ जाएगा, क्वेश्चन अगर आपका 2 नंबर में आ जाएगा, तो हम उसके लिए ये करके भी दिखाएंगे 1 × 1, और 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 1। अगर आप इतना सॉल्यूशन करते हो और क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आपका टीचर 2 नंबर देने से कतरा जाए। तो हम पूरा क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -15/-45। -15/-45। तो लिखते हैं -15/-45। जब हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में निगेटिव साइन हो, तो निगेटिव साइन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 15/45। अब हमारे पास क्या बचा 15/45। 15 और 45 में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो लास्ट की डिजिट क्या है, 5 है। तो वे नंबर जिनकी लास्ट का डिजिट 5 हो, तो वे नंबर्स हमारे 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 का टेबल अब आपको सबको पता है, 5 3 जा 15 एंड 5 9 जा 45। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। ये हमारा कितना आ गया 3/9।
बट हम देखते हैं ये तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 बन जा 3 एंड 3 3 जा 9, कितना आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो इतना हमारा सफिशियंट है, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो फिर से वही करते हैं, 1 के फैक्टर 1 × 1, 3 के फैक्टर 3 × 1। हम देखते हैं केवल टू केवल ये 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है। जिस वक्त हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो केवल टू केवल हमारा 1 ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए। अगर आप इतना क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं तो आपके 2 नंबर्स पक्के हैं। ओके, नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 8/3, उसको यहां सॉल्व कर लेते हैं 8/3। अब ये बताइएगा बच्चों कि 8/3 क्या 8 और 3 में एक के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर है? तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 8 का फैक्टर 8 × 1, 3 का फैक्टर 3 × 1। तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी इसी क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा अपने समझ विकसित ना होने की वजह से गलत कराते हैं। तो हमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रखनी है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर 8/3 ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। केवल टू केवल क्या हमारे पास 6 है, केवल टू केवल हमारे पास 6 है। तो इसके अपॉन में अगर 1 लिख दे तो 6 की वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है भाई, इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो क्या 6 और 1 में कोई कॉमन फैक्टर है? केवल टू केवल 1 फैक्टर है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 6/1। क्या आ जाएगा 6/1। मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को करना सीख गए होंगे। एक बार इन सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से आपके 9th क्लास में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन तो आपका किसी भी तरीके का एग्जाम क्यों ना हो, 9th क्लास में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बस लेक्चर को ध्यान से देखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ये होता है टॉपिक हमारा फाइंड दी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। टॉपिक लिख देते हैं फाइंड दी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच हमें क्या फाइंड करना है? रेशनल नंबर ही फाइंड करना है। तो इसके तरीके कितने दे रखे हैं? इसके तरीके होते हैं दो टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। वो 2 टाइप्स क्या होते हैं? जब हमसे ये कहेगा कि किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करो, तो उसका थोड़ा सा मेथड अलग है। जब हमसे कहे किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करो, तो उसका मेथड थोड़ा सा अलग है। तो आज हम आपको इसका टाइप नंबर फर्स्ट बताएंगे, टाइप नंबर सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। टाइप नंबर फर्स्ट क्या होता है? इसमें टाइप नंबर फर्स्ट होता है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। एक टाइप ये होता है। दूसरा टाइप होता है इसका फाइंड एन रेशनल नंबर, फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ठीक, 2 टाइप होते हैं कि रेशनल नंबर के बीच, 2 रेशनल नंबर के बीच कोई भी रेशनल नंबर निकालने के 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है जिसमें हमारा केवल एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना होता है। एक रेशनल नंबर ऐसा होता है जिसमें हमारे पास n रेशनल नंबर फाइंड करते हैं।
जहां पर हमारी n की वैल्यू क्या है, हो सकता है 2 फाइंड करा दे, 3 फाइंड करा दे, या 4 के लिए बोल दे, या 5 के लिए बोल दे, या फिर 10 के लिए बोल दे। तो ये टाइप नंबर सेकंड हम कल करते हैं, फिलहाल आज हम टाइप नंबर फर्स्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तो टाइप नंबर फर्स्ट के लिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। उस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमने नंबर लिया 1 और 2। 1 और 2 के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए एक हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको पता होता है कि 1 इधर होता है, 2 इधर होता है, और कहीं ना कहीं बीच में एक पॉइंट होगा जहां पर हमारा कुछ अदर नंबर हो सकता है। ठीक है ना, वही नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो स्मॉलर वैल्यू होती है, यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू क्या है 1, तो हमने यहाँ क्या लिखा, स्मॉलर नंबर क्या है 1, एंड लार्जर नंबर क्या है, यहाँ पर लार्जर नंबर है 2। तो इस नंबर को हम मान लेते हैं A, और इस नंबर को मान लेते हैं हम B। क्या मान लेते हैं, इस नंबर को हमने जो स्मॉलर वाला हुआ उसको हमने A माना है, और जो लार्जर वाला हुआ उसको हमने 2 माना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन बोल्ड। तो इसके हमें क्या निकालना है, एक रेशनल नंबर निकालना है। क्या फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर नंबर होता है उसमें हम लार्जर नंबर को ऐड करते हैं, और 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। मैंने क्या बताया, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर को ऐड करके 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। देखिएगा, आप कंफ्यूज मत होना कि रेशनल नंबर 1/2, अगर मैं 1 को 1/1 लिख दूं तो ये रेशनल बन जाएगा, और 2 को भी 2/1 लिख दूं तो ये भी हमारा रेशनल बन जाएगा। इस बात में कोई भी कंफ्यूज में मत रहना। ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और है, अगर हम इस तरीके से कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करते हैं किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो ये हमारा इनके बीच का रेशनल नंबर तो आएगा ही आएगा। इसके द्वारा ये फॉर्मूला हमारे सामने बन गया a + b/2। तो इसके जरिए हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कि हमारा मिड पॉइंट निकल करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट निकल करके आ जाएगा। इसको हम एवरेज पॉइंट या फिर एवरेज नंबर भी बोल सकते हैं। ये इसको हम एवरेज नंबर भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, मिड पॉइंट बोल दो या एवरेज नंबर बोल दो, एक ही बात होती है। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1, इसमें हम पुट कर दें, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2, और अपॉन में कितना आ जाता है 2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं c = 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, 3/2, 3/2। ये क्या आ गई इसकी वैल्यू, या हम इसको लिख सकते हैं 1.5। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 और 2 के बीच में जो हम एक रेशनल नंबर फाइंड कर रहे थे, वो रेशनल नंबर हमारे पास क्या है 1.5, या क्या लिख सकते हैं हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, 3/2 भी लिख सकते हैं, और इसी को हम 1.5 भी लिख सकते हैं। अब आपको कब ये नंबर लाइन भी शो करनी है, कब आपको केवल इतना ही करना है। अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया है, अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया है तो आपके लिए ये सफिशिएंट है। अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है तो आप वहां पर नंबर लाइन भी बना करके, शो करके, ड्रॉ करके उसको आप एग्जामिनर को प्रदर्शित कर सकते हो। तो आपके यहाँ पर 2 मार्क्स में 2 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन और भी लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। हो गया, ओके। अब इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के तरीके से समझिएगा। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, नंबर लिया 3 और 4। अब इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि 3 और 4 रेशनल नंबर है। अगर इनके अपॉन में 1 लिख दे तो भैया रेशनल नंबर तो हो जाएंगे ना। ठीक है,
तो यहां पर हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या है 3, तो स्मॉलर नंबर को हम क्या मानते हैं ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 4/2 7/2, कितनी वैल्यू आ गई 7/2, 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3.5 भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू वो हमारे नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर, जो हमारे पास लार्जर वैल्यू वो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पर आ जाती है। तो इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, या तो आप इसको 7/2 की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप इसको 3.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, इजी है ना, समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेते हैं, ये तो आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने के लिए था। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट इसका, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, हो गया ना। अब इसके बाद हम लेते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2। यहां पर भी हम क्या ले लेंगे देखते हैं। अभी पहले तो यहां से हमें यह पता होना चाहिए कि 1/4 की वैल्यू कम होती है या 1/2 की वैल्यू कम होती है। तो बेसिकली जो होता है उसका मैं आपको अभी तरीका ही बताऊंगा, किस तरीके से हम यहाँ पर नंबर को चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन नंबर हमारा छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन नंबर हमारा बड़ा है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास इंटीजर पॉजिटिव में है, अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जिसके अपॉन में अगर ऊपर 1 हो या फिर ऊपर अगर सेम वैल्यू हो, अगर यहाँ पर 2 होता है यहाँ पर 2 होता, मैं क्या बता रहा हूं, अगर आपका न्यूमिनेटर सेम है तो आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि डिनोमिनेटर में जिस नंबर का, यानी कि जिस भी रेशनल नंबर का नंबर छोटा है, ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन आपकी तब है जब न्यूमिनेटर में वैल्यू सेम हो। यहां पर न्यूमिनेटर कितना है 1 है, तो यहां से हमें यह देखना होता है कि डिनोमिनेटर जिसका छोटा हो वह नंबर बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो नंबर बड़ा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वो नंबर छोटा होता है। किस तरीके से आप एक बार इसको देख भी लीजिएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1/4 को, तो वैल्यू मिलती है हमें 0.25, क्या मिलती है 0.25। अगर हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो मिलता है 0.5। देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 5 है, तो नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला। यही तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा न्यूमिनेटर सेम हो और उसके नीचे वैल्यू डिनोमिनेटर की अकॉर्डिंग टू दिस नंबर छोटी है या बड़ी है, अगर छोटी है तो वो नंबर हमारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। खैर ये तरीका आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तब भी आप कोई टेंशन मत ना लो। हम आपको दूसरा तरीका बता देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है 1/4 लिखो 1/2 लिखो। क्या बताया हमने, 1/4 लिखो 1/2 लिखो। इस 4 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले नंबर से करा दो, इस 2 की मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से करा दो। क्या बताया, इन दोनों फ्रैक्शन को लिखो और इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई दूसरे वाले के न्यूमिनेटर से करा दो। इसी तरीके से दूसरे वाले के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई पहले वाले के न्यूमिनेटर से करा दो। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करा करके लिखते हैं 4 बन जा 4, वैल्यू कितनी आ गई 4, 2 बन जा 2। अब यहां पर देखते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा आई है वो हमारा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कम आई है वो नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। यही हमने आपको बताया था कि 1/4 क्या है, स्मॉल है 1/2 से। ठीक है, तो इसको भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लेना, काम आएगा बहुत। हाँ, तो हमें क्या करना था, यहां से हमने ये निकाला, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ए की वैल्यू 1/4 एंड बी की वैल्यू 1/2। यहां से हमें पता चल गया 1/4 किधर आएगा, इधर आएगा, एंड 1/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। सी क्या होता है, a + b/2। तो a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बड़ा वाला अपॉन तो ऐसे क्या ऐसे लिखते रहो, 2 लिख जाओ। यहां से कितना आ जाएगा आपका 4 क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। 4 का टेबल 1 में गया 1 टाइम, 2 का कितने बार जाएगा, 2 का कितने टाइम जाएगा, 2 4 जा, वो सॉरी 2 2 जा 4 से कितना आ जाएगा प्लस का 2, फिर कितना आ जाएगा ऊपर 3/4 मल्टीप्लाई 2। जब इस तरीके की मल्टीप्लाई हो
तो आप इसके अपॉन में भी 1 ले लो और बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर से करा करके कहाँ जाएगी, ऊपर। अंदर वाले की मल्टीप्लाई करा करके कहाँ जाएगी, नीचे। 4/4 2 जा 8। तो कितना आ गया इन दोनों के बीच का नंबर, एक रेशनल नंबर 3/8। कितना आ जाएगा, 3/8। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। खैर, अब आते हैं हम इसके और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम आपको इसको समझाएंगे। अभी थोड़ा से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में भी समझेंगे। अब हम थोड़ा सा निगेटिव नंबर लेंगे। निगेटिव नंबर में हम लेते हैं माइनस का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। माइनस का 1/2 एंड माइनस का 1/3। अब यहां पर थोड़ी सी मेथड कह लो या प्रोसेस कह लो, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब निगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा हमको दिखाई देगी, निगेटिव में वैल्यू हमें जितनी ज्यादा दिखाई देगी उतनी ही उसकी वैल्यू क्या होती है, कम। क्यों? क्योंकि जब नंबर लाइन पर चलते हैं इधर क्या होता है, 0, -1, -2, -3। ये डिजिट तो बढ़ रही है, लेकिन जब इसके साथ माइनस लग रहा है तो लेफ्ट साइड वाले नंबर हमारे क्या होते हैं, ऑलवेज स्मॉलर होते हैं अकॉर्डिंग टू राइट साइड। तो हमने क्या बताया, अगर निगेटिव के साथ जितना बड़ा नंबर आ रहा हो वह नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है यहां पर, -1/2 एंड -1/3। तो यहां पर मैंने फिर से वही वाला फंडा अपना 1/2 1/3। इसकी मल्टीप्लाई यहां कराओ, इसकी मल्टीप्लाई यहां कराओ। 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा, सॉरी 2 1 जा 2। यहां माइनस है, यहां माइनस है। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर हमारे पास कैसे हैं, माइनस में। तो मेरे बच्चों आप ये बताओ, -2 की वैल्यू बड़ी होगी या -3 की वैल्यू बड़ी होगी? तो आप मुझे आंसर दोगे सर -2 की वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा नंबर हमारे पास ये हो जाएगा -1/2। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ गई, -1/2। बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए -1/2 प्लस सॉरी -1/3 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो -1/2, अगर बाहर प्लस है और अंदर माइनस है तो अंदर वाले नंबर के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या बताया मैंने, अगर बाहर प्लस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर साइन आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा और निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, -1/3 अपॉन में 2। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 अपॉन में ऐसे लिख के चले जाओ, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 2 का टेबल 6 में जाएगा 3 टाइम, तो -3। यहाँ माइनस कितना आ जाएगा, -2। यहाँ कितना आ जाएगा, -2। ठीक है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 6 एंड अपॉन में 2। ये बड़ा ब्रैकेट है, वो थोड़ा बड़ा वाला अपॉन है, यहाँ 1 होता है। मैंने क्या बताया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा दो। बाहर वाले की मल्टीप्लाई करा के कहाँ जाता है, ऊपर। तो कितना आ गया, -5। नीचे कितना आ गया, 6 2 जा 12। तो ये नंबर आपका जो आया है इनके बीच का मिड पॉइंट आया है। हमने क्या बताया, यहाँ पे आप स्मॉलर नंबर लोगे -1/2 और यहाँ कितना लोगे आप, -1/3। इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा आपका -5/12। कितना आ जाएगा, -5/12। फटाफट इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है, वो भी मैं आपको अभी करा देता हूं। टाइम तो खैर आज ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। वो होता है -3/2 एंड 3/2। जब एक से डिजिट हो, जब आपके क्वेश्चन में एक ही डिजिट हो और एक पॉजिटिव में हो और एक निगेटिव में हो, जब एक पॉजिटिव हो और निगेटिव हो और उन दोनों नंबर्स के बीच केवल एक रेशनल नंबर आपसे फाइंड कराए। मैंने आपको क्या बताया, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब दोनों साइड एक से डिजिट हो, यानी कि एक डिजिट हो और दूसरा उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट हो, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो,
तो ऐसे नंबर्स के बीच में जब भी आपसे कोई रेशनल नंबर फाइंड कराए तो उसका आंसर आप डायरेक्टली भी दे सकते हो। उसका आंसर आता है आपका 0। क्या आता है उसका आंसर? 0। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अब देखो बेसिकली आपको यहां से पता चल गया होगा ना, एक नंबर लाइन पे ये -3/2 यहाँ आ जाएगा, प्लस का 3/2 यहाँ आ जाएगा। कोई मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट क्या आ जाएगा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। वो मिड पॉइंट आ जाएगा आपका 0। क्या आ जाएगा आपका? वो 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको कर भी लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3/2। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। सी यहां से हम फाइंड करेंगे तो a प्लस बी सीधा रखते हैं -3/2 प्लस 3/2 जब इस तरीके के नंबर होते हैं तो एक नंबर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? 0। आंसर क्या आ जाता है हमारे पास? 0। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा तो हो गया है, लेकिन जितना भी आपको पढ़ाया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक बात मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्लास और नाम लिख करके सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कई बार दे चुका हूं, सारी वीडियो में देता हूं। 9045525565। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्लास और नेम लिख करके सेंड कर दीजिएगा। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं, आपकी और 1 या 2 या 3 क्लास के बाद ये सारी क्लासेस प्राइवेट आपको प्रोवाइड नहीं होंगी। जिन बच्चों की मेरे पास डिटेल आएगी तो उन सारे बच्चों को पेड क्लास यानी कि पेड बैच जब ये बन जाएगा, केवल उन बच्चों को ये क्लासेस प्रोवाइड होंगी। तो आप समय वेस्ट ना करिएगा और अपने इस पेड बैच से जुड़ने के लिए अपनी क्लास और नाम हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। इस पेड बैच से आपको जोड़ने की, ज्वाइन करने की पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। किस तरीके से आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप हमको अपने इस पेड क्लास के लिए फीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप तब तक का इंतजार ना करें कि आपकी वीडियोस निकल चुकी हैं। कुछ बच्चों के हमारे पास मैसेज आ चुके हैं, उनको पेड क्लासेस के लिए हमने डिटेल सेंड कर दी है, इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच चुकी है। 1, 2 या 3 दिन का ही वेट है, केवल 3 दिन का ही समय है। तीसरे दिन के बाद जब चौथा दिन होगा तो एक क्लास आपकी पब्लिकली नहीं होंगी, केवल प्राइवेट क्लास होंगी। जो हमारे इस ऑनलाइन बैच से, पेड बैच से बच्चे जुड़ेंगे, केवल उन लोगों को ही ये सारी क्लासेस प्रोवाइड होंगी। तो आप उससे पहले हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और अपनी क्लास लिख करके सेंड कर दीजिएगा। अगर आपको ये सारी चीज पसंद आ रही है और आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, मैं कहता हूं अगर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तभी आप हमारे इस बैच से जुड़िएगा। अदरवाइज हमें फालतू बच्चों की ना तो आवश्यकता थी ना आवश्यकता है, क्योंकि ये बैच सिर्फ उन लोगों के लिए चलाया गया है जो केवल पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड रखते हैं, पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड हैं, अपने भविष्य को, फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं, केवल उनके लिए है। ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही इस क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। नमस्कार।